नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि किस्टवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबरें सच हैं और क्या महज अफवाह हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल देश में बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर जो अलग अलग राज्यों में कर्फ्यूज, लॉकडाउन, पाबंदियां लगाई जा रही हैं उस पर है। लेकिन ये सब अलग अलग राज्यों के अपने हिसाब से लिए गए फैसले हैं। इस सब से ये सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में अब एक और लॉकडाउन की जरूरत बन गई है। अगर आप नंबर्स को देखें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र ने तो अपना लॉकडाउन लगाया हुआ ही था, अब दिल्ली ने भी ऐलान कर दिया है कि वहां 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। जैसे जैसे सभी राज्यों में लॉकडाउन बढ़ता रहेगा, क्या इसका असर वहां पर बढ़ रहे नंबर्स पर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी तरफ से एक बात कह दें कि क्यों लॉकडाउन को एक तरीके से कारगर माना जाता है और यह सोचा जाता है कि लॉकडाउन से लहर को रोका जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप पहली बार की महामारी की बात करें तो आपने देखा था कि उस वक्त करीब 71 दिन का लॉकडाउन लगा था और ये जो लॉकडाउन है वो 25 मार्च को शुरू हुआ था पिछले साल। ये जो लॉकडाउन था जब लगाया गया था तब देश में सिर्फ 500 एक्टिव केस थे, लेकिन एहतियातन ये लॉकडाउन लागू किया गया था। अब स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में नए वेरिएंट्स फैल गए हैं जो कि ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित भी कर रहे हैं। जो रफ्तार है संक्रमण की वो बहुत ज्यादा है। कामकाजी युवा में ज्यादा ये संक्रमण फैल रहा है और ये भी देखा गया है कि अभी फिलहाल एक राज्य से दूसरे राज्य भी ये वेरिएंट्स फैल रहे हैं क्योंकि आपस में राज्यों में आवाजाही लगातार चल रही है। हमने देखा था महाराष्ट्र में अमरावती में जब स्पर्ट आया था, तब वहां पर जब लॉकडाउन लगाया गया पूरी तरीके से तो उसका काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला था। तो ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमें दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभय शुक्ला जुड़ गए हैं जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं जन स्वास्थ्य अभियान के और साथ ही में पुणे ज्वाइंट टास्क फोर्स फॉर सोशल एक्शन टू कंट्रोल कोविड के मेंबर हैं। साथ में हमारे डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जुड़ गए जो कि चेयरमैन एंड चीफ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं सिद्ध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर शुक्ला, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। महाराष्ट्र में कई डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे हमने देखा था कि अचानक से नंबर बढ़े, बहुत सख्त लॉकडाउन किया गया, इसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला हमें। अगर इसको केस स्टडी लेते हैं, ऐसे में क्या लॉकडाउन वाकई में सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में कारगर रहेंगे? देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि सेकेंड वेव जो है इसका फर्स्ट वेव के मुकाबले इसमें कुछ फर्क है और उन फर्क को हमको समझना जरूरी है। एक तो इस समय जो फर्स्ट वेव में जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे महाराष्ट्र में, वो बड़े शहरों के कुछ क्षेत्र थे। वो क्षेत्र सेकेंड वेव में रिलेटिवली प्रभावित नहीं है। सेकेंड वेव में शहरों के अन्य नए इलाके और बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके प्रभावित हो रहे हैं और कुछ शहर या छोटे शहर, मध्यम शहर जो फर्स्ट वेव में छूट गए थे वो भी सेकेंड वेव में प्रभावित हो रहे हैं और उसके कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन उसका एक इम्प्लीकेशन ये है कि एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की परिस्थिति है। दूसरा है कि वेरिएंट्स सामने आए हैं। आपको पता होगा कि एक नया वेरिएंट महाराष्ट्र में 61% केसेस में वो वेरिएंट पाया गया है और जिसकी की ट्रांसमिशन की संभावना ज्यादा होती है, वो ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके भी कुछ अभी सबूत हैं। तो इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि इंट्रा हाउस होल्ड ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो रहा है, यानी एक ही घर में कई सारे लोगों को वो ये प्रभावित कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम कुल मिला के देखें तो ऐसा एक ब्लैंकेट लॉकडाउन पूरे राज्य में इसका करने का महत्व सीमित ही है, ज्यादा नहीं है। इसके मुकाबले जैसे आपने अमरावती का उदाहरण दिया कि कुछ क्षेत्रों में जहां ज्यादा बड़े स्तर पे ट्रांसमिशन है, वहां माइक्रो कंटेनमेंट या कुछ जोन्स बना करके वहां पे कंस्ट्रेंट्स लगाना ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा बजाय इसके कि ब्लैंकेट लॉकडाउन पूरे राज्य में करना। शायद उसका इतना अभी औचित्य नहीं है और महाराष्ट्र में वैसे फुल लॉकडाउन है भी नहीं, जिसको हम कह सकते हैं पार्शियल लॉकडाउन की परिस्थिति है। बड़े गैदरिंग्स पे रोक लगाई गई है, ये बिल्कुल जरूरी है। और
इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो ट्रैवल है उसको भी ये कम किया गया है, वो भी काफी जरूरी है। और अंत में मैं ये भी कहूंगा कि बड़े गैदरिंग्स जिस तरह के कुंभ मेला जैसे कॉन्ग्रेगेशंस अभी भी किस तरह से अलाउ किए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से ये बिल्कुल भी कहीं भी अलाउ नहीं करने चाहिए। और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, अभी बड़े स्तर पे ट्रांसमिशन बढ़ गया है। इसलिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भी राज्यों में बड़े गैदरिंग्स पे पूरी तरीके से अभी कंस्ट्रेन कर देना चाहिए और इसको हमको काफी गंभीरता से लेना चाहिए। जी डॉक्टर मेहरोत्रा, इस बार हमने ये देखा कि कई राज्यों में जब लॉकडाउन जैसी स्थिति की गई लागू, तो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल करने से कतराते रहे, क्योंकि उसके साथ आप बहुत चीजों को एसोसिएट करने लगे हैं जो लोगों को डरा देता है। लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर अभय भी बोल रहे थे, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या अलग अलग इलाकों के बीच में कंटिन्यूसली ट्रैवल भी देखते रहेंगे, लोगों की आवाजाही होती रहेगी, तो ऐसे में इस वायरस को कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर लॉकडाउन या कंटेनमेंट, स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, क्या यही एक चारा नहीं रह जाएगा? नमस्कार, दिस इज अ वेरी राइट क्वेश्चन। जो कोई भी बीमारी होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ट्रीटमेंट, दूसरा प्रिवेंशन। जो करंट एपिडेमिक जिसमें हम हैं, पैंडेमिक में, उसमें ट्रीटमेंट वाइज हम पे ऑफर करने के लिए बहुत डेफिनेटिव कुछ नहीं है। यह है कि टाइमिंग वाइज अगर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं तो वी कैन एस्केप द थिंग्स, लेकिन प्रिवेंशन के लिए जरूर हम पे स्टेप्स हैं। और जो लॉकडाउन वाली बात जितनी हो रही है, इट इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। जितने भी स्टेप्स होते हैं, दे हैव इंक्रीमेंटल वैल्यू। ये नहीं एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता कि किसी चीज की कुछ जगह वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। जहां तक लॉकडाउन वाली बात है, तो उसमें जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन या बिल्कुल लिमिटेड बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो वहां पे अगर कर दिया है तो उसकी वैल्यू है। लेकिन हम अगर सोचें कि सब कुछ बंद करके बैठ जाए, तो आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकल फॉर द साइज ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। सारी चीजें रुकने से एक बार हम इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं कि इकोनॉमी हमारी बहुत बुरी हालात में चली गई। दूसरी बात यह है कि जो लॉकडाउन होता है वो पोस्टपोन करता है, गिव्स अस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डिजीज, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ। सो मेरे हिसाब से जो है, जो लॉकडाउन की वैल्यू जितनी है उसमें उसी परिप्रेक्ष्य में से देखा जाना चाहिए। बाकी जितने स्टेप्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आज हथियार है वो है वैक्सीन। वैक्सीन को ये देखा गया है, जिन भी कंट्रीज में वैक्सीन सही से लग गई हैं, तो दे आर नो लॉन्गर अफेक्टेड बाय द डिजीज। अभी कुछ दिन पहले न्यूज थी कि इजराइल में दे हैव बीन एबल टू वैक्सीनेट ऑल ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड दे हैव मेड देयर कंट्री मास्क फ्री इन पब्लिक प्लेसेस। लेकिन हमारी आबादी बहुत है, एकदम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, and I am proud to say that they have put us in world map among the top nations कि हम डेवलप कर पाए उनको। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी उसके स्टेप्स होने चाहिए, वहां कहीं हम कुछ लैक करें। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, तो दिस मस्ट बी लिंक टू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो, कि जो भी काम कर रहा है उसको फैसिलिटेट कर पाए हम, कि कैसे मैक्सिमम वैक्सीन का जनरेशन हो पाए और कैसे हम 24/7 मोड में जाकर, इमरजेंसी मोड में जाकर हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए। मेरा अपना ये मानना है कि जो आर्टिफिशियल हम क्रिएट कर रहे हैं कि 45 के नीचे नहीं लगेगी, किसमें नहीं लगेगी, तो इट शुड नॉट बी देयर। वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, गवर्नमेंट अपना काम करना चाहती है, गरीब लोगों के लिए करना चाहती है, फ्री लगाना चाहती है, बिल्कुल करे, लेकिन एट द सेम टाइम जो अफोर्डिंग पॉपुलेशन है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, दे शुड बी गिवन द ऑप्शन कि आपको जितने मिलेगी लो और लगवा लो। बिल्कुल। जिसमें डॉक्टर शुक्ला, मुझे माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेनमेंट करना और वैक्सीनेशन को साथ में, उसके साथ में लगातार उसी पेस से चलाना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन जब से टीका उत्सव हुआ है तब से नीचे ही गिरता रहा है, उसका नंबर बढ़ने की बजाय कम ही हुआ है। इसके अलावा हम देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले आपके भेजे हुए सवालों के जवाब दे देते हैं। जो पहला सवाल भेजा है वो हमें पावी ने भेजा है दिल्ली से, इसे सुन लीजिए।
नमस्कार, मैं दिल्ली से पवी बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि यदि किसी को कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं लेकिन उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में क्या करें? धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला। हाँ, तो ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे कि सिम्टम्स कोविड के हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। इसमें डॉक्टर्स जो है वो जजमेंट लेते हैं कि इफ ऑल द सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोविड, देन दे कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट सिमिलर टू कोविड, एंड अगेन टेस्ट द पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स टू रिकन्फर्म अबाउट द सिचुएशन। लेकिन सारे प्रिकॉशंस उसमें लेने चाहिए। अगर सीरियस पेशेंट नहीं है तो घर पे रह सकते हैं, लेकिन उनका लगातार मॉनिटरिंग करना चाहिए, उनको अन्य लोगों से अलग रहना चाहिए और उनका दोबारा टेस्ट 48 घंटे के बाद करना चाहिए। जी, तो इस बारे में हम कहना चाहूंगा। जी हाँ जी, डॉक्टर मेहरोत्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, इन पेशेंट जो हमने देखा है, इन पेशेंट्स में जो RT-PCR नेगेटिव आता है, many of the time we do CT and it's quite positive of that. Almost 40% of the patient with the negative RT-PCR with a typical symptom gives a positive CT. And in fact, CT has become an important tool to diagnose the disease. Now, there are guidelines which say if the patient is having COVID on the basis of CT and RT-PCR is negative, that patient should be treated in line with presumptive COVID and should be treated at par with the other patients with COVID. जी, तो मतलब स्कैन भी बहुत जरूरी हो जाता है इस बहुत जरूरी है, एंड स्कैन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू असेस द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। श्रुति ने भेजा है दिल्ली से। डॉक्टर मेहरोत्रा, सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिन लोगों को दिल, किडनी या फिर लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या वो कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर मेहरोत्रा। इन जनरल हर एक को लेना चाहिए, लेकिन अगर कुछ दवाएं उनको चल रही हैं ऐसी जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स इस तरह की दवा अगर हैं, तो दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर फर्स्ट। कार्डियक वाइज आई कैन से ऑल द कार्डियक पेशेंट शुड टेक दैट अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट एक्सेप्ट फॉर द पेशेंट हु आर ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट्स। उसमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ में, थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ में ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम दीज आर द पेशेंट व्हिच रिक्वायर द वैक्सीन मोर इनफैक्ट, कि उनमें प्रॉब्लम होने के चांसेस और सीरियस डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको जरूर लेना चाहिए जी, विद द कैविएट व्हिच आई हैव सेड ऑलरेडी। जी, चलिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने दर्शकों को जाते जाते अब वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बता देते हैं। देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से टीका उत्सव हुआ, जिसमें कहा गया था कि अब खूब जोर शोर से टीके लगेंगे, उसके बाद से कुछ रफ्तार धीमी ही जो पड़ गई है। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे 11 अप्रैल को टीकाकरण के लिए टीका उत्सव हुआ और उसके बाद 12 अप्रैल को तो हमने 40 लाख टीके देखे, लेकिन उसके बाद से लगातार जो डेली टीका लग रहा है, लेकिन डेली वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। अब इसमें इस सब के बीच में चिंता की बात यह भी रही है कि 13 अप्रैल को रमजान और नवरात्र भी आ गए। ऐसे में ये आंकड़ा नीचे गिरता हुआ और नजर आ रहा है। अब वजह क्या है? क्या वैक्सीन की शॉर्टेज है या इन 2 पावन महीनों का आ जाना, लोग इस ऐसे मौके पर बाहर नहीं आ रहे टीका लगवाने, या कोई और चिंताएं हैं, ये साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ जरूर है कि ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं टीकाकरण का, जो पहले तो ऊपर जा रहा था, वो अब टीका उत्सव के बाद से लगातार नीचे ही गिर रहा है। तो वक्त आ गया है कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि टीका जो है वही एक तरीका है जिससे हम इस महामारी के फैलाव को रोक सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो अपना टीका जरूर लगवाएं, वरना मास्क जरूर पहने जब घर के बाहर निकले, या फिर किसी ऐसे इलाके में बैठे हो जहां एसी चल रहा हो, कमरे में हो, ऑफिस में हो, तो आप N95 मास्क पहने या डबल मास्क जरूर पहने। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।